2022 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों पर ही लड़ने वाले हैं। बिल्किस बानो पर गुजरात सरकार का लिया गया फैसला और नरेंद्र मोदी का यह बयान साफ इशारा करता है, क्योंकि हमने देखा 2014 के बाद जिस तरीके से 2013 में उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया गया और उसके बाद उन्होंने जगह जगह रैलियों में रोने का नाटक किया। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम किया गया, गुजरात को बदनाम किया गया, बापू की धरती को बदनाम किया गया। तो ये मोदी की एक मॉरस ऑपेंडी है कि वो इस तरीके से लोगों को उकसाते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में जो हालात हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मोदी जी गुजरात का काफी कुछ गुजरात पर बोल रहे हैं और गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। इस साल गुजरात में असेंबली इलेक्शन होने हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इसी साल होने वाले हैं। अब क्या कुछ कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में असेंबली इलेक्शंस के लिए, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट सहल कुरैशी, जो अहमदाबाद में है और देश लाइव यूट्यूब चैनल के एडिटर हैं और आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सहल कुरैशी बहुत ही मजबूती से बहुत से इश्यूज पर कवरेज करते रहे हैं। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी का ये कहना कि गुजरात को विदेशों में बदनाम किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट ना आए, आप ग्राउंड पर हैं, अहमदाबाद में हैं, आप बहुत नजदीक से 27 साल से आप उनकी हुकूमत वहां देख रहे हैं। गुजरात मॉडल किस तरह से परोसा गया देश के सामने, वो भी आपके सामने है और आप दिन ब दिन रोजाना हर दिन के जो 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 हालात हैं वहां के, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब मोदी जी का ये इल्जाम कहां तक दुरुस्त है, क्या कुछ? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और अच्छी एक पहल आप करते हैं कि मैं हमेशा इस बात की सराहना करता हूं आपकी, कि आप हमेशा जहां की खबर होती है वहीं के लोगों से बात करके जो असली खबर है वो आप लाने की कोशिश करते हैं। जो आपने गुजरात का कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल वैसा लगता है कि एक चोर कहता है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। भाई, गुजरात बदनाम जो हो रहा है, मोदी जी का बीजेपी का जो कार्यकाल रहा, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए। अब वो कह रहे हैं कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। काज़मी साहब, क्योंकि मैं गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ, गुजरात में इतने सालों से हमने गुजरात का ये मॉडल देखा, गुजरात मॉडल, जिसमें हवा ठूस-ठूस के भरी गई, लेकिन वो मॉडल फूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस गुजरात मॉडल के अंदर ये है काज़मी साहब कि जो नरेंद्र मोदी हैं, वो जो जब कुछ बात कहते हैं किसी रैली में, तो बहुत ही सोची-साजी एक रणनीति के तहत वो बात कहते हैं। उन्होंने जो कहा कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। काज़मी साहब, ये इससे साफ होता है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद के तमाम चुनाव गुजरात दंगों पर लड़े थे। और मोदी ने जो ये बयान दिया कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये बयान उसी तरफ इशारा करता है कि 2002 के दंगों को लेकर तमाम चुनाव लड़े। 2022 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों पर ही लड़ने वाले हैं। बिल्किस बानो पर गुजरात सरकार का लिया गया फैसला और नरेंद्र मोदी का यह बयान साफ इशारा करता है, क्योंकि हमने देखा 2014 के बाद जिस तरीके से 2013 में उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया गया और उसके बाद उन्होंने जगह-जगह रैलियों में रोने का नाटक किया। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम किया गया, गुजरात को बदनाम किया गया, बापू की धरती को बदनाम किया गया। तो ये मोदी की एक मॉरस ऑपेंडी है कि वो इस तरीके से लोगों को उकसाते हैं। जैसा हमने पहले देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर मी मराठी, आमची मुंबई जो चलता था,
बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बंगालियों को बिल्कुल आंदोलित किया। उसी तर्ज पर धर्म का ज़हर देकर गुजरातियों को गुजराती के नाम पर जो है वो उकसाने की कोशिश की जा रही है। अब जो मोदी जी कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है, अरे भाई क्या जब एक दलित को मारा गया था यहां पर, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में वो खबरें छपी थी, आपकी गुजरात की सरकार है, आप प्रधानमंत्री थे, तब आपकी बदनामी नहीं हुई? तब आपको नजर नहीं आया कि गुजरात क्यों बदनाम हो रहा है? यहां पर इतनी मॉब लिंचिंग हुई, लोगों को मारा जाता है, जानवर ले जाने के नाम पर बकरीद के पहले लोगों को मॉब लिंचिंग हुई, मारा गया, तब आपको याद नहीं आया? पिछले दिनों हमने देखा कि एक बेचारा मटन का व्यापारी था, वो अपनी एक्टिवा पर जा रहा था, जो लीगल जानवर है जिसकी सरकार ने परमिशन दी है, उसका मांस वो लेकर जा रहा था, बेचारा मीट लेकर जा रहा था। अब बम पाया सड़क पर रेड लाइट के पास में, चूंकि वो इलाका पूरा 100% हिंदू इलाका था। सुबह 6 बजे वो अपनी एक्टिवा पर लेकर जब वो जा रहा था, तो उसके आगे रखी हुई मीट की जो थैली थी वो नीचे गिर गई। वो लड़का इतना डरा कि वो रुका नहीं वो लेने के लिए। उसने सोचा अगर मैं ये लेने के लिए रुक जाऊंगा तो ये हिंदू इलाका है, मुझे यहां पर मार देंगे ये लोग। वो लड़का बेचारा भाग गया वहां से। अब आप सोचिए आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि उस थैली के अंदर जो बीफ था या जो भैंसे का गोश्त था, तो उसमें मुंह वगैरह जो भी होता है वो तमाम चीजें थी और लीगल चीजें, सरकार ने परमिशन दी हुई है। कुछ हिंदू संगठन वहां पर आ गए, उस मुंह को लेकर रखा, उस मीट को लेकर रखा, उसके ऊपर फूल बरसा, उसके ऊपर कंकु डाला और ये माहौल बना दिया कि गोवंश की हत्या कर कर हिंदू इलाके में फेंक कर चला गया कोई लड़का। तो ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब ये हिंदू संगठन ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए, तहकीकात की गई, तब पता चला कि हाँ, बम कूदने की वजह से उस लड़के की एक्टिवा पर से वो मांस की वो थैली नीचे गिर गई थी। ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदू संस्थाओं ने किस तरीके से वहां पर उस इलाके में जाकर दुकानें बंद करवा दी। एक ऑटो वाले मुसलमान को रोका गया, उसको पीटा गया। उसका वीडियो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। मोदी जी, क्या आपको तब नजर नहीं आया कि गुजरात बदनाम हो रहा है? गुजराती क्या पूरा देश बदनाम हो रहा है, तब आपको नजर नहीं आया? एक 5 महीने की जो गर्भवती महिला थी उसके साथ में रेप किया गया। उसके जो आरोपी नहीं, उसको तो बल्कि उन पर ये सजा हो गई थी, उन लोगों को दुष्कर्म की सजा उनको ही, हत्या की सजा उनको ही। उन लोगों को गुजरात सरकार ने बरी कर दिया, रिहा कर दिया, माफी दे दी। क्या मोदी जी, ये आपको नजर नहीं आ रहा कि गुजरात का नाम खराब हो रहा है? कि एक महिला के साथ आप जिस दिन लाल किले पर भाषण दे रहे थे महिला सशक्तिकरण का, उसी दिन आपकी गुजरात की सरकार रेपिस्टों को, हथियारों को आजाद कर रही थी। तब आपको याद नहीं आया कि गुजरात का नाम बदनाम हो रहा है? तो ये मोदी जी का जो है ना गुजरात चुनाव, कोई मुद्दा इनके पास में नहीं है। इस वजह से सिर्फ गुजरात की जनता को किस तरीके से उल्लू बनाया जाए, धर्म के नाम पर उल्लू बनाया जाए, गुजराती अस्मिता के नाम पर उल्लू बनाया जाए, वो काम नरेंद्र मोदी करते हैं। अब आप देखिए, अब जैसे आज तक तो कुछ काम हुआ नहीं। हमने देखा था 2017 में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो मोदी जी सी प्लेन लेकर उतर गए थे साबरमती नदी के अंदर, क्योंकि कोई काम तो किया नहीं था ना। और मैंने उस वक्त वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की और सबसे पहले मैंने वो बात बताई थी कि ये सी प्लेन कितना चलेगा, ये बड़ा सवाल है। आप किसी चीज को शुरू कर देते हैं लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेने के लिए, वो आप कर देते हैं, लेकिन बाद में वो कितना चलता है, सी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, कहाँ है सी प्लेन, नजर ही नहीं आता है सी प्लेन कहाँ पर है। तो उसी तरीके से आप देखिए कि नया शुरू कर दिया आप, कि जो साबरमती नदी है, रिवर फ्रंट जहां बना है, वहां पर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज ब्रिज बना दिया, पैदल लोग चलकर जाएंगे वहां पर। 75 करोड़ रुपए के खर्च से ये ब्रिज बनाया। अब उसमें भी मोदी जी की तो ये, अब आप देखिए, पहले के जमाने में एक नॉर्मली कोई ब्रिज वगैरह जब ओपनिंग कोई करता था काजमी साहब, तो मीडिया में इतना बवंडर नहीं मचता था, वो कैमरे के सामने इतनी चीजें नहीं होती थी। लेकिन यहां तो एक छोटी सी चीज को भी इवेंट बना दिया जाता है। मुझे वो बात याद आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कहा था कि मैंने बहुत पहले देखा था कांग्रेस राज में, किसी बड़े इंग्लिश अखबार ने एक पानी की टंकी का फोटो लगाकर खबर चलाई थी कि भाई एक बड़े मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने, किसी ने पानी की टंकी बनवाई। ये खबर, ये नरेंद्र मोदी ने खुद ने चुटकी ली थी इस बात पर। आज नरेंद्र मोदी खुद क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा इवेंट बनाकर बता देते हैं वो, कि बस कैसे भी, बस मैंने कहा ना कि जो गुजरात मॉडल का जो बलून जो है ना, उसमें हवा भरी जा रही है, भरी जा रही है, और साथ साथ में दूसरी तरफ से लोगों को वो सांप्रदायिकता का जहर दिया जा रहा है, इसलिए लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता है। अब 75 करोड़ रुपए के खर्च से आपने ब्रिज तो बना दिया। अब आप नॉर्मल, या वो ब्रिज जहां वहां पर नहीं भी था,
तब भी वहां पर कोई फड़कता भी नहीं था। मेरे ख्याल से दिन में 500 लोग वहां पर जाते होंगे। अब ये दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से कि देखो नया ब्रिज बना है, कितनी सारी भीड़ है। अरे भाई, ये कोई गांव होगा ना, वहां 1 साल के बाद कोई अगर वो डुगडुगी लेकर वो खेल मदारी भी आ जाएगा ना, तो भी गांव के लोग जमा हो जाते हैं कि हाँ भाई खेल मदारी आया, नई चीजें चली देखिए। तो ये सिर्फ एक इवेंट बनाई जाती है। इस इवेंट के अंदर भी आप देखिए, पता नहीं कहां कहां से बसों में भर भर के लोगों को लाया गया। स्कूलों के लिए कहा जाता है, मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्कूल के टीचर से कहा जाता है आपको सभी स्टूडेंट्स को लेकर आना है वहां पर। होमगार्ड्स के जवानों से कहा जाता है आपको सादी वर्दी के अंदर वहां पर आना है, ताकि ये लगे कि भीड़ जमा है मोदी की रैली में। तो ये बिल्कुल अनेक उल्लू बनाने वाले काम चल रहे हैं। जबकि ग्राउंड की हकीकत यह है कि बीजेपी, मैंने जैसा कहा, पहले भी मैंने कहा था कि 2002 में जो दंगे हुए उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा लेकिन बीजेपी का कद कम हुआ। बीजेपी की सीटें लगातार कम होती चली गई। 2017 के चुनाव में काफी नजदीकी फाइट रही कांग्रेस के साथ में, लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए टूटकर चले गए, ये तमाम चीजें हुई। 2022 का जो चुनाव है ये भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री हैं, आप दिल्ली में बैठिए ना, अगर आपने गुजरात में इतना अच्छा काम किया है, गुजरात मॉडल आपने पूरी दुनिया में बेचा है, तो आप आराम से सुकून से बैठ जाइए आप दिल्ली के अंदर। आपको आपके मुख्यमंत्रियों को वोट के नाम पर, काम के नाम पर वोट मांगने दीजिए। आपको पता है कि आप नहीं कर पाएंगे। गुजरात ने भी आपके पास में, आपने इतने मुख्यमंत्री बदल दिए, इतने अंदर आपकी पार्टी के अंदर सारे लफड़े हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है गुजरात में। आप प्रधानमंत्री होते हुए भी गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव आप अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं। क्या मतलब इसका? क्योंकि आपका चेहरा कौन सा चेहरा है वो पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो अच्छा ये, सहल कुरैशी साहब, देखिए आपने कई चीजें बताई। इसमें मैं एक चीज जो समझना चाहता हूं वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बयान में 5.5 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश की। ये कहने की कोशिश की कि इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी वो एक तरह से विक्टिम कार्ड खेल के अवाम को ये जाहिर कर रहे हैं कि वो 5.5 करोड़ लोग उनके साथ हैं। हालांकि वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो आप खुद बता देंगे कि तकरीबन कितनी परसेंटेज रही होगी, किनको वो अपना वोटर मान रहे हैं। एक दूसरी बात गुजरात के बारे में आमतौर पर यह समझी जाती है कि कारोबारी लोग होते हैं ज्यादा, कभी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की उन्हें आदत नहीं होती। जो भी हुकूमत होती है उसके साथ एडजस्ट होके चलते हैं। क्या अब जो 27 साल से तकरीबन जो हुकूमत बीजेपी की वहां चल रही है, क्या अब भी गुजरात के आम लोग बीजेपी की ताकत पर, या प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, या सांप्रदायिकता का रंग उन पर चढ़ जाए उसकी वजह से, क्या आपको लगता है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखिए काज़मी साहब, जिस तरीके से वोटों की जो बात की जाए, जैसा मैंने बताया कि 2017 में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी। बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाई थी। इस बार बीजेपी के नेता हैं जो अमित शाह वगैरह, मोदी वगैरह, सबने नारा दिया है कि हम 150 प्लस जीतेंगे। तो आपने जो कहा कि क्या बीजेपी पर लोग यकीन करेंगे या नहीं? हकीकत ये है कि ये जो गुजरात मॉडल है, ये गुजरात की जनता को, गुजरात के व्यापारियों को डराने वाला मॉडल है। गुजरात के व्यापारी, गुजरात की जनता, गुजरात के लोग, मैं मुसलमानों को साइड में रखकर बात कर रहा हूं, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। जो गुजरात के जो हिंदू हैं, जैसा आपने बताया कि क्या मोदी के इस नाम पर वोट करेंगे वो धर्म के नाम पर, या वो लोग भी डरे हुए हैं। व्यापारी जो होता है उसको अपनी फैक्ट्री चलानी होती है, वो मजबूरी में मोदी के कदमों में गिरेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा, बहुत सही बात कही, गुजरातियों को सिर्फ अपने बिजनेस व्यापार से मतलब है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल, जिस तरीके से मोदी जो आगे बढ़ रहे हैं सांप्रदायिकता को लेकर, बिल्किस बानो का जैसे मैंने मामला बताया, लोगों को अभी तक ये था कि हाँ चलो धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब से अपनी मौजूदगी यहाँ पर गुजरात में दर्ज ऐसी करवाई है, तो वो बयान याद आता है अमित शाह का, जो उन्होंने शाहीन बाग के लिए कहा था कि ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में करंट पहुंचे। तो ये जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आकर इस तरीके से बटन दबा दिया है कि वहां पर प्रधानमंत्री के निवास पर करंट पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसीलिए सीबीआई, ईडी सभी वहां पर, मनीष सिसोदिया में और सब में काफी एक्टिव भी हो चुके हैं, क्योंकि फर्क पड़ेगा जो है वो आम आदमी पार्टी से।
जो हिंदू के नाम पर बीजेपी आज तक वोट लेती आई है, अब जो है वो अब बीजेपी का तो ये था कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट ले रही थी। मोदी और अमित शाह और ये सब वोट ले रहे थे। लेकिन गुजरात में अब जो 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल ने एक ऑप्शन दिया है कि मैं आपको हिंदुत्व भी दे रहा हूं, मैं आपको फ्री की बिजली भी दे रहा हूं, मैं आपको फ्री का पानी भी दे रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने पुलिस कर्मियों को लेकर जो कही थी, देखिए यहां पर पता चलता है कि कितने डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आए गुजरात के अंदर, उन्होंने लोगों से संवाद किया, बिजली संवाद किया, रोजगार गारंटी को लेकर उन्होंने बात की। और उस वक्त उन्होंने बात की पुलिस कर्मियों की सैलरी को लेकर। ये गुजरात मॉडल अगर इतना अच्छा मॉडल है, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सबसे कम सैलरी गुजरात के पुलिस कर्मियों की क्यों है? गुजरात मॉडल तो भाई बहुत ही अच्छा मॉडल था, तो ज्यादा सैलरी होनी चाहिए थी। तो अरविंद केजरीवाल ने जब ये बात की कि मैं जो है वो काम करूंगा, मैं जो पुलिसकर्मी उनकी सैलरी पर भी मैं बात करूंगा, और उनको, हमारी अगर सरकार आई तो उनके लिए मैं अच्छा काम करूंगा। आप देखिए 1 महीने के अंदर ही फौरन इस गुजरात सरकार जो है वो नया कानून लेकर आ गई, नई चीजें लेकर आ गई। पुलिसकर्मी जो थे उनकी सैलरी 3-3 हजार, 2500, 4 हजार बढ़ा दी। तो ये डर जो है वो दिखाता है कि आपने आज तक तो काम नहीं किया, आज तक आपने धर्म के नाम पर वोट लिया, लेकिन अब गुजरात की जनता सिर्फ धर्म के नाम पर वोट देना नहीं चाहती है। गुजरात की जनता धीरे-धीरे अब समझने लगी है कि आखिरकार 2002 के बाद से क्या दिया जा रहा है गुजरात की जनता को। पैसा खूब लिया जाता है गुजरातियों से, हर चीज़ में आप देखिए गुजरातियों से अच्छे से उनको निचोड़ लिया जाता है। लेकिन डिलीवरी में सरकार की तरफ से जनता को दिया क्या जा रहा है? यहाँ की स्कूल बिल्कुल सड़े हुए, घटिया किस्म के स्कूल है यहाँ की सरकारी। आप जाएँगे काज़मी साहब, वहाँ के आप स्कूल के वॉशरूम में जब आप जाएँगे ना, आप खड़े रहना पसंद नहीं करेंगे वहाँ पर, इतनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पर। बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर से प्लास्टर सब टूटा हुआ है, सब गिर रहा है। अस्पतालों की हालत बद से बदतर है यहाँ पर। कई सरकारी अस्पताल थे, उनको प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बंद कर दिया गया, सरकारी अस्पतालों को जहां पर गरीब लोग इलाज कराया करते थे। अब वहां पर बड़ी आलीशान बिल्डिंग बना दी 2017 में, आनंद फानंद में जल्दबाजी में उसकी ओपनिंग कर दी थी नरेंद्र मोदी ने। आज भी वो अस्पताल पूरे तरीके से, पूरे हर मंजिला उसका तो नहीं हो पाया है चालू, और नहीं हो पाया है। वो हॉस्पिटल में कोई गरीब भी जाता है तो उससे पहले कहा जाता है 5,000 रुपए दो, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो ये जो तमाम चीजें, आज तक आपने धर्म के नाम पर वोट लिया, आपने जितना ज्यादा धर्म का जहर लोगों को पिलाया, लोगों ने वो, अब आप जहर तो आपने पिला दिया, लेकिन वो हजम करना नहीं करना वो तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है ना। व्यक्ति ने जहर तो ले लिया मोदी के हाथों, अब वो हजम नहीं कर पा रहा है उसे। अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं, इसे निगल लूं या उसके इसको वॉमिट करके बाहर फेंक दूं मैं। तो ये ही चीज जो है वो नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बड़ा नुकसान बीजेपी को तो पहुंचाएंगे ही, कांग्रेस को भी जो यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही जो है वो सबसे ज्यादा खतरा मोदी और शाह को सता रहा है। इसीलिए आप देखिए, इलेक्शन जो है वो नवंबर दिसंबर में होंगे, लेकिन अगस्त के महीने से, बल्कि जुलाई के एंड से ही नरेंद्र मोदी ने जो है वो गुजरात के दौरे शुरू कर दिया, भागम भाग शुरू कर दी है। तो ये इनका पेट दर्द दिखा रहा है। तो अब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ वोट बांटने का काम करेगी बल्कि वो सरकार बनाने की हालत तक पहुंच सकती है? नहीं, सरकार बनाने की हालत तो ये नहीं इस पोजीशन में तो नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मान लीजिए बीजेपी का जैसे ग्राफ हमेशा गिरता रहा है, पटेलों के वोट पर बीजेपी हमेशा निर्भर रही है, उन्हीं पटेल वोटरों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी सेंध लगा दी है। तो बीजेपी का जो कोर वोटर था, उसको आम आदमी पार्टी ने हिलाया है। तो जिस तरीके से आप बताएं, अंडर करंट तो है आम आदमी पार्टी, ये बिल्कुल साफ बात है कि अंडर करंट है गुजरात में। अपने पंजाब में भी देखा था अंडर करंट थी, गुजरात में भी वही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि सत्ता तक पहुंच जाएगी आम आदमी पार्टी। हाँ, ये कुछ हो सकता है कि बड़ा खेला हो जाए, बीजेपी को भी बहुमत न मिले, त्रिशंकु विधानसभा गुजरात में चांसेस हैं। और ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा होगा कि गुजरात में त्रिशंकु विधानसभा होगी 2022 में। और यही नहीं चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और इसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि बीजेपी की सीटें शायद और कम हो जाए, आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ जाए। तो हो सकता है 50-40, 30-40 सीटें कुछ आम आदमी पार्टी की हो जाए, 40-50-60 सीटें कुछ कांग्रेस की हो जाए। तो ये कुछ खेल हो सकता है और बीजेपी को सीट न मिले। तो ऐसे में हमने देखा, जो तोड़बाजी की राजनीति हुई थी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, वही चीजें बीजेपी आगे भी करेगी, और गुजरात की जनता अच्छे तरीके से इन चीजों को देखेगी। तो ये मुमकिन है कि त्रिशंकु विधानसभा हो और
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शायद नजदीक आकर के कोई अल्टरनेट सरकार बना सके। हो तो सकता है, पुनः हो सकता है। अब ये बताइए कि ये जो बिल्किस बानो वाला मामला हुआ है, जिसमें उनके दोषियों को एक तरह से माफ कर दिया गया, उसका आम जनता पर, देखिए, मैं समझता हूं कि हर एक की बहन बेटियां होती हैं, सबके महसूस कर सकते हैं कि वो तकलीफ क्या है, जिस तकलीफ से वो गुजरी है, और अब वो अपने आप को थ्रेटन्ड फील कर रही है, वो खतरा महसूस कर रही है कि आसपास ही लोग वो फिर वापस आ गए जिनको जेल भेजा गया था। क्या आम हिंदू, क्या आम मुसलमानों से अलावा कोई भी दूसरे लोग, जो हो सकता है बीजेपी के सपोर्टर्स भी हों, क्या वो इस गैर इंसानी हरकत को कबूल करने की हालत में पहुंच चुके हैं? क्या जुल्म को कबूल करने की उस हालत में पहुंच गए हैं जिस तरह से ये सब कुछ किया गया है? नहीं देखिए काज़मी साहब, क्योंकि जो ऐसे कट्टरता के जो लोग होते हैं वो कुछ फ़ीसदी लोग होते हैं। जो आम जनता, जो इंसानी जिस्म है, जो मेरे हिंदू भाई हैं, उन्हें बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के अंदर से बीजेपी की सांसद, एक महिला सांसद ने भी आवाज़ उठाई थी कि बिल्किस की ब इस तरीके से उसके मुजरिमों को रिहा कर देना ये अच्छी बात नहीं है। तो बीजेपी के अंदर से भी आवाज़ उठी है और जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रही है काज़मी साहब, और इसीलिए आनन-फानन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला ला दिया गया कि गुजरात दंगों से जुड़े हुए सभी मामले बंद कर दिए जाते हैं। तो ये भी आपको इशारा कर रहा है गुजरात के उसी तरफ कि एक तरफ तो आपने बिल्किस के जो आरोपी थे, माफ कीजिएगा, जो मुजरिम थे बिल्किस के, उनको रिहा कर दिया। और जब गुजरात की जनता, गुजरात के जो हिंदू भाई, मैंने खुद ने वो खबरें चलाई है, मैंने खुद ने वो खबरें कवर की है, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर हिंदू भाई बहन भी बिल्किस के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो खबरें नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि माहौल बनाना है मोदी के लिए और कट्टरता वाला। तो जिस तरीके से बिल्किस के फेवर में गुजरात के अंदर हिंदू भी उतरे हैं, ये मेरे ख्याल से 2002 के बाद में पहली बार शायद इतने बड़े पैमाने पर उतरे हैं लोग और सड़कों पर आए हैं। तो बिल्कुल, जो देश का, गुजरात का जो कुछ बड़े तबके का हिंदू है, वो इन चीज़ों को समझ रहा है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लाया कि सारी चीज़ें बंद करा दी जाए, गुजरात के रिलेटेड सारे केस बंद करा दिए जाएँ, तो मैंने बहुत पहले बात कही थी काज़मी साहब कि गुजरात दंगों से जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं ना, उनको कुछ ना कुछ करके रिहा कर दिया जाएगा। और ये बिल्किस बानो का एक तरफ आपने रिहाई की, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, तो अब इंसानों को तो सब समझ में आता है ना, गुजरात का हिंदू, गुजरात का मुसलमान, सब लिंक अप करके सब चीज़ें समझ रहा है कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ से चल रही है, कौन डुगडुगी बजा रहा है और कौन डांस कर रहा है, नाच रहा है, ये गुजरात की जनता समझ रही है अच्छे तरीके से। अब आपने कहा कि गुजरात के दंगों से जुड़े हुए तमाम केस बंद कर दिए जाएँ, तो फिर छोड़ दीजिए ना उसको, जो तीस्ता सेतलवाड़ है, उसको भी रिहा कर दीजिए। जिस केस से जुड़ी हुई इसका मामला है, वो केस ही जब आप बंद कर चुके हैं, तो उसको भी रिहा कर दीजिए आप। बोलिए भाई केस ही खत्म हो गया तो आपकी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है, चलिए जाइए आप। लेकिन नहीं, उसी तीस्ता सेतलवाड़ पर और उसी बिल्किस बानो पर 2022 का चुनाव लड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है। मुझे लगता है पहली बार 2002 के बाद ये सांप्रदायिक कार्ड शायद बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि गुजरात की जनता अब थोड़ा समझने लगी। अच्छा, एक 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 आम बात, क्या आम गुजरातियों को मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के गृह मंत्री होने पर गर्व है? पर क्या 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 वो ऐसा महसूस करते हैं कि गुजरात पूरे देश पर हुकूमत कर रहा है, उनके लिए खुशी की बात है? देखिए, खुशी की बात तो क्या है, जब अमित शाह यहाँ पर किसी कार्यक्रम में आते हैं, तो फरमान जारी किया जाता है कि इस प्रोग्राम, यहाँ पर इस सड़क पर, यहाँ पर अमित शाह जी का प्रोग्राम है। पूरा हिंदू इलाका है, 100% आबादी हिंदू इलाका है। वहाँ पर घर-घर जाकर पुलिस वाले कहते हैं, अपने खिड़की, दरवाज़े आपको बंद रखने हैं। अमित शाह जी का 3 घंटा कार्यक्रम रहेगा, आपको अपनी घर की बालकनी में भी बाहर नहीं आना है। तो ये खुशी है गुजरात में, आप सोचिए, कैसे खुश हो रहे होंगे गुजराती कि हमारा गृह मंत्री आ रहा है, हम कहते हैं हमारा गृह मंत्री है, जबकि हमको फरमान दिया गया है कि भाई जनाबे आली आ रहे हैं, जनाबे वाला आ रहे हैं, अपने खिड़की दरवाजे आप बंद रखिए। तो ये चीज़ें गुजरात की जनता समझ रही है। फ़ायदा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी चलिए प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गुजरात के हैं गृह मंत्री बने, गुजरात को क्या दिया उन्होंने? गुजरात में टाटा नैनो की फैक्ट्री बंद हो गई, गुजरात के अंदर फोर्ड का जो पूरा प्लांट था वो उठाकर भाग गए, गुजराती कई सारे विदेशों में भाग रहे हैं। एक और बात, जैसे मैं आज, मेरी बेटी के पासपोर्ट की तारीख थी, मैं गया था पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए, जब मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, जब मैंने देखा, तो एक-एक डेढ़-डेढ़ महीने का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप अगर आपने पासपोर्ट बनाने के लिए आज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपको पासपोर्ट के लिए आपकी जो डेट है वो 1 महीने बाद की आएगी, 40 दिन बाद की आएगी। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई जो लोग गुजरात थे तब हम तो झेल रहे थे उनको, अब वो देश पर राज कर रहे हैं, अब हम नहीं झेल सकते, तो अब हमको विदेश जाना है, हमें पासपोर्ट बनवाने हैं। ये इस बात का इशारा है, वरना पासपोर्ट ऑफिसों में डेढ़ महीने लंबी डेट क्यों मिलेगी? आप खुद सोचिए। इतने सारे गुजराती गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए? भाई सारी जो बाहर के जो गुजराती उन्हें भी वापस आ जाना चाहिए ना, अगर गुजरातियों में वाकई में खुशी की लहर है कि हमारा गुजराती प्रधानमंत्री है, हमारा गुजराती गृह मंत्री है, तो उन सबको वापस आ जाना चाहिए गुजरात में कि चलिए अब तो हमारी ही सरकार है भाई, देश में आ जाएं वापस। तो ये हम्म। तमाम चीजें कुछ मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ मायने रखे, क्योंकि गुजराती है वो समझ रहा है इन चीजों को, व्यापारी है वो समझ रहा है कि जीएसटी में किस तरीके से उसको मारा गया, किस तरीके से उसको हर चीज के अंदर उसको दबोचा गया। तो ये तमाम चीजें गुजरात का व्यापारी भी समझ रहा है, गुजरात के जो विद्यार्थी तबके के लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि हमें कैसी शिक्षा मिल रही है, कैसी पढ़ाई मिल रही है, भाषण किस तरीके के आ रहे हैं। कि हमारा अब ये 75 करोड़ का आपने ये ब्रिज बना दिया, अटल के नाम पर अटल ब्रिज आपने बना दिया, किसको फायदा है? कितने लोग? मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि 2-3 महीने के बाद आप डाटा मंगवा कर देखिएगा कि अटल ब्रिज पर कितने लोग डेली चलने जाते हैं। अब हम्म। पता चल जाएगा ये चीजें। ये 75 करोड़ रुपए का आपने बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया। कई सारे स्कूल आपने बंद कर दिए, सरकारी सरकारी स्कूल। कोरोना काल के अंदर गुजरात के हिंदू मुस्लिम सभी ने देखा किस तरीके से स्कूल की फीस जो है वो डबल टिबल मांगी गई लोगों से। तब ये गुजरात के गृह मंत्री याद नहीं है किसी को? हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के थे, उन्होंने कभी कुछ कहा स्कूल वालों को कि नहीं भाई थोड़ा सा रहम करो, भाई हमारी गुजरात की जनता है? नहीं। जब बस वोट चाहिए तब आपको आपको अस्मिता गुजरात की याद आती है। उसके अलावा गुजराती मर रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने कई इश्यूज़ पर बाकायदा एक तरह से अहमियत के साथ ज़ोर देकर के कहा कि 27 साल के इस बीजेपी रूल में गुजरात के अंदर स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, अस्पताल प्राइवेट हाथों में दे दिए गए हैं, आम गरीब आदमी अस्पताल में इलाज कराने जाता है, उससे पैसे लेने की कोशिश की जाती है, लिए जाते हैं और आम जनता को उस वक्त घरों में बंद कर दिया जाता है जब जब गृह मंत्री जी गुजरात पहुंचते हैं। ये मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि दुनिया के जो बड़े डिक्टेटर हुए हैं या होते हैं, उनका यही तरीका होता है कि आम आदमी कहीं सामने नजर ना आए, कहीं उन्हीं में से कोई मेरा दुश्मन ना निकल आए। नहीं तो गुजराती लोगों से किस तरह से वो छुप करके रहना चाहते हैं सिक्योरिटी की वजह से। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी की ही वजह होती है जिस वजह से पुलिस उनके आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। एक और बात ये, अभी जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात आए तो पहले तो ये था, पूरे हमने देखा था मीडिया में कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे तो गुजरात की गरीबी को पर्दे डालकर छुपाया गया था कि भाई दिखे ना। अब जब नरेंद्र मोदी गुजरात के, बिल्कुल गुजरात के बेटे हैं वो, तो भाई जब वो गुजरात आए तब भी झूपड़पट्टियों को सारा व्हाइट पर्दे से छुपा दिया गया था। तो गुजरात मॉडल अगर इतना ही अच्छा था तो छुपाने की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? ये भी एक मिसाल है, इससे भी पता ये चलता है ये गुजरात ये ये बहुत ही ये बहुत अहम है कि वहीं की। का जो लीडर है जो सब कुछ जानता है या जानना चाहिए, उससे भी कुछ चीजें वहीं की हुकूमत जो उन्हीं की पार्टी की है वो छुपाना चाहती है। यानी शायद उनको भी अकेले में ये बता दिया गया है कि बहुत तरक्की कर रहा है गुजरात, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्दे डाल करके छुपाया जा रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से छुपाया जा रहा था, वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, खुद मोदी जी से छुपाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सहल कुरैशी साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपने वक्त दिया और ये 5.5 करोड़ लोगों के साथ क्या बीजेपी जुड़ पाएगी या बीजेपी किसी तरह से उन्हें अपने साथ जोड़ पाएगी, ये वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी की पोजीशन काफी बेहतर हो सकती है, आपने ये भी बताया। बहुत मुमकिन है कि सरकार के बदलने में कोई रोल आम आदमी पार्टी का हो, ये भी आपने बताया। देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। आपने गुजरात में 27 साल बीजेपी की हुकूमत में गुजारे हैं। पूरा देश 2014 से बाद में कैसे त्राही त्राही हो रहा है। हर दिन ऐसा लगता है शायद आखिरी सांस है। हर दिन ऐसा लगता है कि नामालूम कौन दरवाजे पर आकर के हमला कर देगा। ऐसा देश जब चल रहा है, गुजरात में आप लोगों ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा वो आप बेहतर जानते हैं। इसीलिए हमने आपसे ये सारी चीजें जानना चाहिए और अपने
दर्शकों तक बराह रास्त अहमदाबाद से आपकी बात पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।